नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है विलयन और आज की जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता के साथ हम लोग मोल प्रभाज और पीपीएम बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो नॉर्मलता क्या है ना। नॉर्मलता क्या है, इसके लिए आपको लीटर, आयतन, विलयन, विलेय, विलायक, ये सब आपको जानना जरूरी है, जो आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। तो सीधा आज चलते हैं नॉर्मलता क्या है। तो 1 लीटर विलयन में कितने लीटर, 1 लीटर है ना। सब में अलग अलग होता है, किसी में लीटर बोलते हैं, किसी में ग्राम बोलते हैं, क्लियर है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के भाग। अब विलेय के भाग को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, देखो कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या को मैं बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब तुल्यांकी भार, सीधी बात है ना। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, है ना। किसकी, विलेय की क्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या। विलेय का मोलों की संख्या से नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं नॉर्मलता को, है ना। और यह ताप पर निर्भर करता है। क्यों ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए नॉर्मलता का जो परिभाषा है वो क्लियर हो गया आपके लिए। और इसका सूत्र देखते हैं। तो नॉर्मलता मतलब क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार कह सकते हैं, है ना। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। यहाँ पर देखिए 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में ऐसा बोला गया ना। तो विलयन का लीटर में आयतन, ये क्लियर हो गया आपको, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा से कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है। पहला बात करते हैं कि तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार या ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है आपका विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक भार। विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखा है ना, उसकी जगह हम लोग देखते हैं विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक भार। तो ये हो जाएगा आपका विलेय का भार, ग्राम में लिख देते हैं, बटा विलेय का तुल्यांक भार और पूरे का बटा विलयन का लीटर में आयतन, है ना। तो ये बटा करके एक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा ये विलेय का भार बटा विलयन का तुल्यांकी भार, विलयन का तुल्यांकी भार और 1 बटा विलयन का लीटर में आयतन। वैसे ये वाला सिचुएशन कहीं पर दिखने को नहीं मिलता आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर सूत्र ये वाला दिखता है आपको, ये वाला दिखेगा कहीं जगह आप देखोगे तो कि विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणित 1 बटा विलयन का लीटर में आयतन, है ना। ये वाला बहुत जगह दिखेगा आपको, क्लियर, ये वाला क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार कौन है, विलेय डब्लू, डब्लू बी ये विलेय का भार है ना। तुल्यांकी भार को हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन वेट, है ना, ई डब्लू, है ना। इक्वेशन वेट मास भी कह सकते हैं एम करके, है ना, ई डब्लू, या तो ई बस लिख दें तो ही चल जाएगा। इक्वल टू ये 1 है, मान जाए मैं इसको मैं 1000 लिखता हूँ। 1 अपन लीटर में लिखा है ना यहाँ पर, लीटर में, लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1000 एंड विलियन का मिलीलीटर में आता है। तो मेन सूत्र आपका ये प्राप्त हो गया अपने को, है ना। यहाँ पर आप सोच देखिए लास्ट नॉर्मलता इक्वल टू डब्लू बी हो गया विलेय का भार गुणित 1000 बटा ये हो जाएगा आपका तुल्यांकी भार, है ना, तुल्यांकी भार इक्वेशन वेट, है ना। और
इंटू आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप देखोगे ये वाला सूत्र आपको दिखेगा, है ना, डायरेक्टली कि विलेय का भार बटा विलेय के तुल्यांक भार गुणित 1 बटा विलयन का लीटर में आयतन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से तुल्यांकी भार के बारे में, विलेय का तुल्यांकी भार के बारे में, है ना। तो ये विलेय का जो तुल्यांकी भार है वो कैसे निकालें, है ना। तो तुल्यांकी भार के लिए नॉर्मल में एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा कि तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार बटा, यहां हर चीज बदलता जाएगा। पहले तो आप समझिए कि मैं तुल्यांकी भार किसका निकाल रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका तुल्यांकी भार, है ना। अम्ल घुला है किसी चीज में, मान जाए अम्ल घुला हुआ है तो विलेय हो गया, वो विलेय का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्ल के तुल्यांकी भार के लिए सूत्र हो जाएगा आपका अणुभार बटा प्रति अणु, यहाँ पर देखिए ये वाला जो जगह है मैं इसको बार बार चेंज करते जाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, है ना, कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा, अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है, तो यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या, प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या, ये अम्ल का तुल्यांकी भार। अगर मैं बोलता हूं क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय OH- की संख्या, ये हो गया क्षार की। उसी तरह मैं लवण का तुल्यांकी भार बोलूंगा तो लवण का तुल्यांकी भार क्या होगा कि अणुभार बटा कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, क्योंकि लवण क्या होता है, एक भाग धनावेश होता है, एक भाग क्या होता है, ऋणावेश होता है। उसी तरह मैं ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, अणुभार बटा प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहां पर जो अभी लिखा हूं वो किसका है, अपचायक का है, तो यहां पर मैं लिखता हूं अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा प्रति अणु त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब संयोजकता से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये प्रति अणु त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कहलाएगा आपका अपचायक का क्या, तुल्यांकी भार, है ना। तो इस तरह से आपको ये वाला जो सूत्र है वो लगभग कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं लिखते हैं, या तो विलयन के लीटर में आता नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्या लिख दिया जाता है कि विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणित 1000 अपान विलयन का मिलीलीटर में आता लिख देते हैं। यहाँ पर लीटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मिलीलीटर में आता लिख देते हैं, डायरेक्टली ये वाला सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सब जाओगे धीरे धीरे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या और ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, और ये तुल्यांकी भार, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हो गया नॉर्मलता, है ना। तो ये देखिए सबका अलग अलग समझाने का तरीका होता है, मैं इस तरह से आपको समझाया है, यहाँ पर विलेय का भार है ना। डायरेक्टली कई जन क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ये वाला सूत्र डालते हैं, ये वाला सूत्र डालते हैं, यहाँ पर ये चीज़ का कोई गणितीय रूप नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक गणितीय रूप क्लियर कर चुका हूँ, है ना, ठीक है। तो ये तुल्यांकी भार क्लियर हो गया। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो इस जगह समझने के लिए कुछ बातें को आपको अच्छा समझना जरूरी है। देखिए पहले मैंने परिभाषा नहीं बताता, आपको पता है ना, पहले मैं छोटी छोटी बातों को क्लियर कर जाता हूँ। तो मान लो जाए हमारे पास कोई विलेय है, विलेय है ना, यदि कोई हमारे पास विलेय और विलायक है, तो यदि विलायक का द्रव्यमान मान लो जाए WA है, विलायक का द्रव्यमान ना, द्रव्यमान बोल रहा हूँ, है ना, आणविक द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, विलायक का द्रव्यमान WA है और विलेय का द्रव्यमान है वो WB है, ओके। तथा विलायक का आणविक द्रव्यमान, अभी मैं द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, आणविक द्रव्यमान MA है, MA नहीं दिख रहा है आपको, है ना, MA है, यहाँ पर देखिए, हाँ MA है, तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान MB है। तो अब ये तो आपको पहले समझ लिया कि मैंने मान लिया ये सब होता है करके, ठीक है। दूसरी बात, ये एक शब्द आएगा आपके में, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। तो आप सोचोगे कि ग्राम अणुओं की संख्या क्या है, तो ये सीधी बात है, ये मोलों से संबंधित है, किससे, मोल से, ग्राम अणु, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा विलेय का ग्राम अणु की संख्या, विलायक का ग्राम अणु की संख्या, ठीक है, हाँ। और आपको बोला जाएगा कि कुल ग्राम अणुओं की संख्या, कुल ग्राम अणुओं की संख्या, तो क्या है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या को जोड़ देंगे तब बनेगा आपका कुल ग्राम अणुओं की संख्या, है ना। तो ये सब आपका यूज होने वाला है परिभाषा में, तो एकदम तरीके से समझिएगा ध्यान से कि किसी विलयन में
विलेय या विलायक की, किसी विलयन में विलेय या विलायक की, दोनों में से किसी एक का ना, विलेय या विलायक की ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या तो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, अर्थात सीधी बात यार, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या या विलायक की मोलों की संख्या, है ना। ओके, तो किसी विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा, चलो मैं एक विलेय का ग्राम अणुओं की संख्या लिख देता हूँ, है ना। मान जाए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मान लो जाए एन बी है, बी से प्रकट करते हैं ना विलेय को, है ना। और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या मान लो जाए एन ए है ना। ये मोल है, मोलों की संख्या डायरेक्टली, एन मतलब मोल, ग्राम अणु मतलब मोल, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या एन बी और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, एन ए है ना। तो विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या, कुल ग्राम अणुओं की संख्या बराबर कुल ग्राम अणुओं की संख्या बराबर विलेय का ग्राम अणु प्लस विलायक का ग्राम अणु। तो विलेय का ग्राम अणु क्या माने हैं, एन बी, और विलेय का ग्राम अणु क्या माने हैं, एन ए। तो ये हो गया आपका कुल ग्राम अणु की संख्या, है ना। तो क्या बोला जा रहा है उसको समझिएगा ध्यान से, है ना, कि किसी विलयन में विलेय या विलायक की ग्राम अणुओं की संख्या या तो विलेय का लिखते हैं या तो विलायक का लिखते हैं। तो पहले मैं विलेय का लिखता हूं, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, है ना। ये दोनों जो लिखा हुआ आपको समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं है ना, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी विलयन में विलेय या विलायक की ग्राम अणुओं या अणुओं की संख्या, तो मैंने लिखा विलेय का मोल प्रभाज, है ना, बराबर क्या होगा, पहले लिखना है विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तब हम विलेय लिए है ना, विलेय, तो क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम अणुओं अर्थात मोलों की संख्या, है ना। ओके, बटा ये हो गया ग्राम अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणु। कुल ग्राम अणु कैसे निकालेंगे, विलेय और विलायक के ग्राम अणु को हम लोग जोड़ेंगे या मोल को जोड़ेंगे तो कुल ग्राम अणु लिखेंगे, ठीक है। तो कुल ग्राम अणु एन बी एन ए, ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ग्राम अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, बटा, ठीक है, किसका, कुल ग्राम अणुओं, है ना। तो किसका कुल ग्राम अणु, विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, है ना। तो ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अब क्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या एन बी, विलेय का ना, और विलयन के उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। तो कुल ग्राम अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, ठीक, विलेय का और विलायक का। तो एन ए विलायक का हो गया और एन बी क्या हो गया, विलेय का हो गया। तो यह निकल गया किसका, विलेय के मोल प्रभाज, है ना। आगे हम लोग चलते हैं विलायक के, किसके, विलायक के, विलायक के मोल प्रभाज। तो फिर परिभाषा में चले जाओ, क्या है कि किसी विलयन में विलेय या विलायक की ग्राम अणुओं की संख्या, अब विलायक लगा रहे हैं तो ऊपर विलायक लिख देते हैं। तो विलायक के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बटा क्या लिखे हैं कि ग्राम अणुओं की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या मतलब विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणु अर्थात मोल की संख्या। ये हो जाएगा आपका एन ए, क्यों, क्योंकि ए को हम लोग विलायक मानते हैं, एन ए, तो बटा एन ए प्लस एन बी, ये हो गया, है ना।
तो इस तरह से ये हो गया आपका मोल प्रभाज। ये सूत्र बहुत ही लागू होता है बहुत जगह, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। आपको पूछा जाएगा मोल प्रभाज, मोलरता और मोलरता में संबंध, तो हम लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो है पीपीएम सांद्रण, पार्ट्स पर मिलियन। और आप लोग बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो, है ना। तो कुछ अपने पसंदीदा लाइन आपको सुनाता हूँ कि बेबात की खुशी बेबात का नफरत, बेबात की खुशी बेबात का नफरत, मेरे अंदर एक नवाब रहता है। बेबात की खुशी बेबात का नफरत, मेरे अंदर एक नवाब रहता है। हमसे मिलना तो हाल चाल नहीं मूड पूछना, क्योंकि आजकल मेरा तबीयत ठीक और मूड खराब रहता है। तो चले सीधा पीपीएम सांद्रण में, है ना। तो पहले तो बात करते हैं हम लोग 1 मिलियंस। 1 मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख, है ना। एकदम नॉर्मल भाषा में पहले बताया था आपको कि जो 10 लाख भाग है ना, द्रव्यमान के जो 10 लाख भाग है, उस 10 लाख भाग में विलेय के द्रव्यमान की भाग की संख्या, है ना। और पहले बात ये कि हम लोग पीपीएम सांद्रण क्यों यूज़ करते हैं, तो बता दो कि जब घुलित पदार्थ है, जैसे कि विलेय और विलायक है, तो विलेय घुलता है ना विलायक में जी, तो जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो जो घोल के जो सांद्रण है ना, उसको हम लोग पीपीएम से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, है ना। 10 लाख मतलब 10 की घात 6 अर्थात 10⁻6, है ना। तो इसको क्यों यूज़ किया जाता है ये आपको पहले से पता नहीं था, बट मैंने आपको बता रखी है कि पीपीएम कब यूज़ किया जाता है, जब विलयन में जो घुलित पदार्थ उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, सॉरी बहुत ही कम होती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पीपीएम की। तो सीधा पहले पॉइंट में चलते हैं। तो प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में, प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम द्रव्यमान। ठीक, पहले बात ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास पॉइंट है उसको पहले पकड़िए आप, कि प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में, प्रति 10 लाख ना, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है। तो प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम द्रव्यमान पीपीएम कहलाता है। अब यहाँ ये परिभाषा आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल कहीं पर ढूंढोगे तो लगभग शायद ही मिल पाएगा, क्योंकि प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमान पीपीएम कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि इसको सिस्टमेटिक कैसे करें। तो देखिए, प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में, जो प्रति 10 लाख द्रव्यमान जो भाग है ना उसमें, तो प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या, प्रति 10 लाख द्रव्यमान भाग में किसकी, विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या पीपीएम कहलाती है, अर्थात भाग प्रति 10 लाख कहलाती है ना। तो प्रति 10 लाख भाग है ना, उस 10 लाख भाग में किसकी, विलेय के द्रव्यमान भागों की संख्या को हम लोग बोलते हैं पीपीएम। और मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा बेटर लगेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम द्रव्यमान पीपीएम कहलाता है। तो दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पीपीएम। अब थोड़ा बात करते हैं कि प्रतिशत की दशा में, परसेंट की दशा में ना, परसेंट की दशा में पीपीएम सांद्रण को, सांद्रता को द्रव्यमान आयतन या द्रव्यमान आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं। इस लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से क्लियर कर देता हूं मैं, कि प्रतिशत की दशा में, अगर प्रतिशत की दशा हो ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रतिशत की दशा में जो पीपीएम सांद्रण है ना, उस पीपीएम सांद्रण को हम लोग द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ घटक ए, है ना, घटक ए अर्थात कोई भी लिख लेते हैं विलायक, है ना, का पीपीएम। अभी ये जो लाइन लिखा हूँ ना, इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बोलने से तो कुछ समझ आता नहीं है ना। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि घटक ए का क्या पीपीएम क्या होता है, घटक ए का द्रव्यमान, ठीक है, घटक ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान। परिभाषा नहीं समझा रहा हूँ मैं, ये जो लाइन 2 लिखा है ना, उसको समझा रहा हूँ। द्रव्यमान इसका सूत्र भी है ना, तो ये क्लियर करिए पहले, है ना। तो घटक ए का द्रव्यमान, तो मैंने क्या बोला, प्रतिशत की दशा में पीपीएम सांद्रण को द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान का यूज़ कर रहे हैं। देखो, घटक ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, क्लियर हो गया। तो प्रतिशत की दशा में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, अभी द्रव्यमान का। अगर मैं आयतन का यूज़ करता हूँ, जैसे कि घटक ए का
ppm, और हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, आयतन के रूप में, आयतन के रूप में कर रहे हैं, तब क्या होगा कि घटक A का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन। ठीक है, अच्छा इसको भूल गया मैं, इंटू 10⁻6 1 मिलियन जी, ठीक है, इंटू 10⁻6, ये सूत्र भी है किसका, पीपीएम का, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मैं इस लाइन में क्या बोला कि अगर द्रव्यमान द्रव्यमान का यूज़ करते तो ऐसे करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान का यूज़ करेंगे या तो आयतन आयतन करेंगे या तो कई बार द्रव्यमान आयतन भी कर सकते हैं, है कि नहीं। वो हम लोग मोलरता वगैरह में देखे हैं, मोलरता और कुछ जगह देखे होंगे लीटर का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया आपका पीपीएम सांद्रण। क्या हो गया, पीपीएम सांद्रण मतलब जो 10 लाख द्रव्यमान भाग है उसमें विलेय के भागों की संख्या, क्लियर है, विलेय के द्रव्यमान के भागों की संख्या, तो हो गया आपका पीपीएम। इसको रिपीट करके सुनिएगा, है ना। आगे आता है फार्मलता। क्या आता है, फार्मलता। ये फार्मलता है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि बहुत जगह फार्मलता का कुछ अलग अलग परिभाषाएं देती हैं, है ना। तो जो परिभाषा आपको उचित लगे वही अच्छा करिए, लिखिए, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो परिभाषा क्लियर कर रहा हूँ उसको देखिए। फार्मलता, तो विलयन के 1 लीटर में, विलयन कितने लीटर में, 1 लीटर में, अच्छा यहाँ पर ppm है रहेगा ना, हाँ। तो विलयन के 1 लीटर में आयनिक सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलेय, ये आयनिक क्या है, आयनिक क्या है। पहले बात तो ये कर देते हैं हम लोग कि मान जाए कोई यौगिक है ना, तो वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, ऐसे और अन्य प्रकार से होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं 2 प्रकार बता रहा हूँ। पहले तो आपका आयनिक यौगिक, है ना, और एक होता है आपका सहसंयोजी यौगिक, यौगिक सहसंयोजी यौगिक। एक तो होता है आपका आयनिक यौगिक, एक तो होता है आपका सहसंयोजी यौगिक, है ना, जिसमें इसका अवयव क्या होते हैं, आयन, क्या होते हैं, आयन, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ये वाला घटना होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ये आपको 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में आयनिक सॉल्यूट, आयनिक विलेय, आयनिक विलेय के ग्राम सूत्रभार की संख्या फार्मलता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में ना आयनिक सॉल्यूट विलेय के, अर्थात अब तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते थे कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम सूत्रभार, तो मैं यहाँ पर आयनिक सॉल्यूट क्यों बोल रहा हूँ, विलयन के 1 लीटर में आयनिक सॉल्यूट अर्थात विलेय के ग्राम सूत्रभार की संख्या, ग्राम सूत्रभार लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, ग्राम सूत्रभार की संख्या फार्मलता कहलाती है। मैं विलेय भी लिख सकता था ना, ठीक, लेकिन मैंने क्या लिखा, आयनिक सॉल्यूट अर्थात आयनिक विलेय। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं, हर टीचर कुछ अलग अलग तरीके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विलयन के 1 लीटर में आयनिक सॉल्यूट के ग्राम सूत्रभार की संख्या फार्मलता कहते हैं। पहले तो बात कर ये करते हैं कि सूत्रभार है क्या, सूत्रभार है क्या, है ना। और आयनिक विलेय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनिक यौगिक उसमें क्या रहेगा, आयन रहेंगे, क्या रहेंगे, आयन। विलेय में कौन रहेंगे, आयन रहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl, NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है। अब आप बोलोगे कि सूत्रभार क्या है भाई, तो मैं बताता हूँ कि कुछ सहसंयोजी यौगिक है ना, उसका हम लोग निकालते हैं अणुभार। क्या निकालते हैं, अणुभार। अणुभार निकालना आता है ना सबको, जैसे कि CO2 का अणुभार निकाल के दिखाया था मैं क्लास में, CO2। इस सब का परमाणु भार निकालना है, परमाणु भार को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक, वो निकल जाएगा उसका अणुभार। तो सहसंयोजी यौगिक ना, ठीक है, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अणुभार। क्या यूज़ करते हैं, अणुभार। लेकिन जब मैं NaCl का निकालो अणुभार से बोलता था ना, ठीक है, तो भी वो निकाल के दिखाते थे आप लोग, ठीक है, इसका द्रव्यमान निकालते, इसका द्रव्यमान निकालते थे। ये एक चलता है, समझ रहे हो ना, एक चलता है हर जगह कि हम लोग बोल देते हैं NaCl का अणुभार, और कोई भी देते हैं H2O या CO2 इसका क्या है, अणुभार, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली में एक बात क्लियर कर लीजिए आप कि जो सहसंयोजी यौगिक है ना, उसी के लिए बस हम लोग अणुभार यूज़ करते हैं, होता है। मतलब आप जहाँ भी पढ़ोगे, जैसे भी पढ़ोगे, उस जगह आपको क्या बोल दिया जाएगा, किसी भी यौगिक के लिए अणुभार का यूज़ कर देते हैं फटाफट, है ना। NaCl के भी कर देंगे, KCl के लिए भी कर देंगे, है ना, अणुभार का यूज़ कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में जो अणुभार यूज़ होता है किसके लिए, सहसंयोजी यौगिक के लिए। और ना जो आयनिक यौगिक है ना, उस आयनिक यौगिकों के लिए ना अणुभार की जगह हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सूत्रभार।
मतलब सीधी बात, वो अनुभार ही क्या है आपका सूत्रभार है। बट ये यूज़ करने का एक तरीका है, सूत्रभार इसके लिए यूज़ करते हैं, अनुभार इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्रभार भी निकालना आ जाएगा, जैसे हम लोग अनुभार निकालते हैं सेम हम लोग सूत्रभार वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि विलयन के 1 लीटर में आयनिक सॉल्यूट विलेय के ग्राम सूत्रभार की संख्या फॉर्मूला कहलाती है ना, कि 1 लीटर विलयन में, अब यहाँ पर क्या नॉर्मल और बताता हूँ आपको कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। ये नॉर्मल भाग परिभाषा, तो दोनों में इसकी से एक परिभाषा लिखो, मैं बताता हूँ, हर बार मैं 2 परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मलता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मलता को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना, क्लियर है। और पीपीएम की मात्रा को पीपीएम से व्यक्त करते हैं ना। ठीक है, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जैसे घटक ए का पीपीएम, ठीक, घटक बी का पीपीएम। ठीक है, या तो आप घटक ना लिखकर ऐसे लिखोगे, नॉर्मल ना आ जाए, पीपीएम बराबर क्या होता है, तो पीपीएम बराबर लिखना है कि विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पर घटक या विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 10⁻6, कंप्लीट वही 6 है ना। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मलता को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो कैसा हो जाएगा इसके पास फॉर्मलता एफ, इसका सूत्र हम लोग बना देते हैं कि एफ इक्वल टू, पहले तो देखते हैं हम लोग 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के ग्राम सूत्रभार बटा विलयन का आयतन, लीटर में दिया गया ना, लीटर में है ना, तो विलयन का आयतन ये हो जाएगा आपका लीटर में, है ना। ये अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं हम लोग, ये वाला जो अभी बता रहा हूँ लगभग डायरेक्टली कहीं पर तो दिया नहीं रहता है, लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ बता रहा हूँ, समझिएगा कि विलेय के ग्राम सूत्रभार, मैंने आपको क्या बताया था, सूत्रभार बल बताया था, सूत्रभार अनुभार। अब मैं बोल रहा हूँ कि ग्राम सूत्रभार क्या है। इस सिचुएशन में क्या है कि विलेय के ग्राम सूत्रभार, है ना, ये बराबर होता है आपका विलेय की मात्रा बटा विलेय का सूत्रभार, विलेय की मात्रा बटा क्या है, विलेय का सूत्रभार। तो आपको करना क्या है कि विलेय का जो ग्राम सूत्रभार है उसकी जगह लिख देना है विलेय की मात्रा बटा विलेय का सूत्रभार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F इक्वल टू विलेय का ग्राम सूत्रभार, मतलब विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटा विलेय का सूत्रभार, जैसे अनुभार लिखते हैं ना वैसे ही सूत्रभार, और पूरे का बट्टा हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। ठीक है, इस जगह को थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि विलेय की मात्रा बटा विलेय का सूत्रभार बटा विलयन का आयतन बटा 1 कर सकता हूँ, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये इसका अंदर से गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये नीचे में आ जाएगा आपका विलयन का आयतन। क्लियर है, तो हमको सूत्र मिल गया क्या कि एक किसमें है अपने पास, आयतन किसमें है, लीटर में है ना, अभी लीटर में है। अगर मैं मिलीलीटर की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1000, है ना। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं विलेय की मात्रा, इसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 है ना, उसको हम लोग अगर यहाँ पर लीटर में आयतन है ना, ठीक है, विलयन का आयतन है किसमें, लीटर में, यहाँ पर लिख दें लीटर में लिखे हैं ना यहाँ पर, अगर मैं मिलीलीटर लेता हूँ तो इसको करना पड़ेगा क्या 1000 बटा, ये हो जाएगा विलेय का सूत्रभार FW, है ना, इक्वल टू ये V मतलब क्या होता है आपका विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, है ना। क्लियर हो गया आपको, हाँ, विलेय का सूत्रभार, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, चलिए, तो इस तरह से सूत्र प्राप्त हो गया, ये वाला, है ना। ये क्या है FW, ये क्या है आपका विलेय का क्या है सूत्रभार है। ठीक, ओके।